मन्नत की चूड़ा रस्म का दिन था। हवेली में रोशनी, संगीत और जश्न की हलचल बस उसी तरह गूंज रही थी जैसे किसी स्कूल में अचानक से छुट्टी की घंटी बज जाए। सभी मेहमान हंसते खिलखिलाते इधर-उधर घूम रहे थे और मन्नत अपनी खूबसूरत मुस्कान के साथ हर किसी का दिल जीत रही थी। लेकिन उसी समय एक अजीब सा पल आया। अचानक पूरी हवेली की लाइट चली गई। जैसे स्कूल के दिनों में अचानक अंधेरा होते ही बच्चे चीखने लगते थे, वैसे ही यहां मौजूद सभी लोग एक पल को सहम गए। हवा का रुख भी अचानक बदल गया, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने पूरे माहौल को थाम लिया हो। लेकिन मन्नत हमेशा की तरह अपने मासूम दिल से अंधेरे में भी चमक ढूंढ लेती है। जैसे ही अंधेरा छाया, उसने बिना डरे अपना फोन निकाला और सबका फोटोशूट शुरू कर दिया, ताकि माहौल में मौजूद डर फिर से हंसी में बदल जाए। वहीं विक्रांत उसके पास खड़ा उसकी हर छोटी सी हरकत पर मुस्कुरा रहा था, मानो वो ये भी समझ चुका था कि मन्नत के साथ डर कभी ज्यादा देर टिक नहीं सकता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस अंधेरे के पीछे सिर्फ बिजली की कमी नहीं, बल्कि किसी की बुरी नीयत भी छिपी है। किसी की ऐसी नजर जो इस शादी को कभी पूरा होते नहीं देखना चाहती। चूड़ा रस्म में शामिल ऐश्वर्या और माला की छिपी हुई निगाहें बार बार मन्नत और विक्रांत पर टिक रही थीं, जैसे वे किसी सही मौके का इंतजार कर रही हों। ऐश्वर्या की आंखों में एक अजीब सा लालच चमक रहा था और माला, जो बाहर से शांत दिखती थी, भीतर ही भीतर अपने अगले कदम की तैयारी कर रही थी। उन दोनों के चेहरों पर छुपा हुआ तनाव एक अनुभवी नजर से बच नहीं सकता था। मन्नत को इस चाल का अंदाजा नहीं था। उसका दिल इतना साफ था कि उसे हर बुराई में भी अच्छाई ही दिखाई देती थी। जब रस्म आगे बढ़ी, मन्नत ने नीतू से आग्रह किया कि वही उसे चूड़ा पहनाए, क्योंकि मन्नत के लिए नीतू सिर्फ कोई बड़ी नहीं, बल्कि एक मां जैसी थी। उस पल नीतू की आंखों में गहरी भावनात्मक चमक दिखाई दी, मानो वो पहली बार अपने आप को इस परिवार में सचमुच बिलोंगिंग महसूस कर रही हो। नीतू ने उसी क्षण फैसला किया कि शादी के बाद वो मन्नत और विक्रांत के साथ लंदन चली जाएगी, ताकि विशाखा की धमकियों और पीछा करने से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। उसने सभी के सामने साफ-साफ घोषणा भी कर दी और उसकी आवाज में एक अजीब सा डर और सुकून एक साथ छुपा था। लेकिन नीतू को यह नहीं मालूम था कि इस अंधेरे के पीछे सिर्फ बिजली की कमी नहीं, बल्कि किसी की बुरी नीयत भी छिपी है। उसे हर उस रहस्य की तलाश थी जो हवेली की दीवारों में कैद था। उसकी नजरें मन्नत या विक्रांत पर नहीं, बल्कि पूरी हवेली पर टिकी थीं। वो माला के साथ मिलकर यह पता लगाना चाहती थीं कि हवेली को बेचने का फैसला झूठ था या सच। उन दोनों की दिलचस्पी प्यार या रिश्तों में नहीं, बल्कि इस घर की विरासत में थी। उनके लिए हवेली एक खजाना थी और उस खजाने तक पहुंचने के लिए वो रिश्तों को तोड़ने से लेकर झूठ बोलने तक किसी भी हद तक जा सकती थीं। उन्हें सिर्फ एक मौके की तलाश थी, एक ऐसा मौका जिसमें वे सबको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकें। अंधेरी हवेली, टूटती रोशनियां, अनकही योजनाएं, छिपे हुए कान और बढ़ती हुई लालच, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी की शुरुआत कर रहे थे जिसके आगे मन्नत की जिंदगी में क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं था। लेकिन एक बात तय थी, इस शादी की खुशियों में जो तूफान आने वाला है, उससे बच पाना आसान नहीं होगा। अंधेरा धीरे धीरे हट रहा था। बिजली वापस आ चुकी थी, लेकिन माहौल में फैली बेचैनी अभी भी वैसे ही तैर रही थी। लोग फिर से काम में लग गए। संगीत हल्का सा बजने लगा और रस्में अपनी रफ्तार पकड़ने लगीं। लेकिन कुछ ऐसा था जो बदल चुका था। किसी की नजरें मन्नत और विक्रांत की खुशियों को निगलने के लिए तैयार थीं, पर किसी को इसकी भनक भी नहीं। ऐश्वर्या अब पहले से ज्यादा सतर्क थी। उसकी आंखें हर एक कमरे, हर एक बातचीत और हर एक दरवाजे को टोह रही थी, जैसे वो किसी छुपे हुए राज को बाहर निकालना चाहती हो। माला उसके बिल्कुल पीछे, उसकी हर बात का ब्लाइंडली पालन कर रही थी। दोनों साथ मिलकर हवेली के उस हिस्से की ओर बढ़ रही थी जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था, दादी का कमरा, जो पिछले कई महीनों से बंद था और जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। कहा जाता था कि दादी ने ही हवेली बेचने पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन कागजों पर उनका नाम होने के बावजूद उनकी मौजूदगी को किसी ने देखा नहीं था। ऐश्वर्या को शक था कि ये सब फर्जी दस्तावेज हैं, और अगर ऐसा साबित हो गया तो इस हवेली की असली मालिक वही बन सकती है। उधर नीचे मन्नत और विक्रांत की रस्में चल रही थीं, लेकिन मन्नत का मन बार बार कहीं अटका हुआ महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसे लगातार देख रहा है, कोई जिसकी निगाहें उसके हर कदम पर टिकी हुई हैं। यह एहसास उसे कई बार पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर रहा था, पर हर बार सामने वही भीड़, वही मेहमान दिखाई देते।
विक्रांत ने उसकी बेचैनी को महसूस किया और हौले से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, सब ठीक है, तुम बस थक गई हो। मन्नत ने सिर हिला दिया, पर उसके दिल में उठती घबराहट कुछ और ही कहानी कह रही थी। इसी बीच नीतू ऊपर की तरफ जाने लगी ताकि दादी के कमरे से कुछ पुराने गहने निकाल सके जो वो मन्नत को चूड़ा रस्म के बाद देने वाली थी। पर जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंची, उसने किसी को धीरे धीरे भागते हुए देखा। हल्के से खड़खड़ाते कदमों की आवाज़ सुनकर वो चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि घर में कोई और भी है जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए। उसने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और ऊपर चढ़ने लगी। जैसे ही दादी के कमरे का दरवाज़ा खुला, अंदर अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। कमरे में सामान बिखरा हुआ था, अलमारी आधी खुली थी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उसे टटोला हो। नीतू तुरंत समझ गई, ये चोरी नहीं बल्कि किसी राज की तलाश है। वो डर गई, पर किसी को बताना चाहती थी। तभी पीछे से एक परछाई उसके पास से गुजरी। वो चौंक कर पलटी, पर वहां कोई नहीं था। उधर ऐश्वर्या और माला दादी के कमरे तक पहुंच चुकी थीं, लेकिन नीतू के अचानक वहां आ जाने के डर से वे पास के स्टोर रूम में छिप गईं। वे सांस भी हल्के में ले रही थी ताकि उनकी आवाज बाहर न जाए। माला धीरे से फुसफुसाई, अगर नीतू को कुछ पता चल गया तो? ऐश्वर्या ने आंखों में गुस्सा भरकर कहा, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, हमें बस सही समय का इंतजार करना है। उनकी आंखों में जलन और लालच साफ दिखाई दे रहा था, और ये लालच अब सिर्फ हवेली का नहीं बल्कि पूरे परिवार पर हुकूमत का था। नीचे हॉल में अचानक किसी के चीखने की आवाज गूंजी, मन्नत, जल्दी आओ! सब लोग चौंक कर उस दिशा में भागे। वहां एक पुराना फोटो फ्रेम गिरा हुआ था जिसमें हवेली की पुरानी तस्वीरें लगी थीं। अजीब बात यह थी कि सिर्फ एक ही तस्वीर टूटी थी, वही जिसमें दादी और नीतू साथ खड़ी थीं। तस्वीर का कांच टूटकर मन्नत के पैरों के सामने गिरा था और उसमें दादी का चेहरा सीधा मन्नत की तरफ जैसे घूर रहा था। ये एक इत्तेफाक हो सकता था, लेकिन सभी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मन्नत ने टूटे हुए फ्रेम को उठाया और अंदर लगी तस्वीर को साफ करने लगी। तभी उसे कुछ अजीब दिखा। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था, जैसे कोई गुप्त संदेश। वो घबराकर उसे पढ़ने लगी, पर इससे पहले कि वो समझ पाती, हॉल की सारी लाइट फिर से झपकी लेकर बुझ गई। इस बार अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा और डरावना था, और इस बार अंधेरे में सिर्फ कोई देख नहीं रहा था, बल्कि किसी ने मन्नत के बिल्कुल पास आकर उसकी सांसें भी महसूस कर ली थीं। हॉल में पसरा अंधेरा इतना भारी था कि मानो किसी ने पूरे माहौल को अपने शिकंजे में कस लिया हो। हर तरफ सन्नाटा था, बस लोगों की घबराई हुई सांसों की आवाज अंधेरे में खोती जा रही थी। मन्नत अभी भी वहीं खड़ी थी, तस्वीर अपनी मुट्ठी में थामे हुए। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई, हल्की, धीमी, लेकिन बेहद करीब। उसने डरते हुए पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे को छुआ। उसने झटके से हाथ हटाया और घबरा कर बोली, कौन है? पर जवाब में सिर्फ अंधेरा था। विक्रांत ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और कहा, मन्नत, मैं हूं, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन मन्नत की आंखों में जो डर था वो सिर्फ बिजली जाने का नहीं था, वो किसी अनजानी छाया के उसके बिल्कुल पास होने का एहसास था। उसने कांपती आवाज में कहा, वे कोई था मेरे पीछे, बिल्कुल पास। विक्रांत ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर उससे पहले ही लाइट वापस आ गई और सबकी आंखें चकाचौंध के कारण कुछ पल तक खुल ही नहीं सकी। जैसे ही लोगों की नजरें साफ हुईं, सभी ने देखा कि हॉल के बीचों बीच एक पुराना दुपट्टा पड़ा हुआ था, दादी का दुपट्टा, जिसे महीनों से किसी ने छुआ तक नहीं था। नीतू घबराते हुए आगे बढ़ी और दुपट्टा उठाने लगी, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे महसूस हुआ कि वो ठंडा नहीं बल्कि गीला था, जैसे किसी की पसीने भरी हथेली ने अभी अभी उसे पकड़कर छोड़ा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से कहा, ये यहाँ कैसे आया? दादी का कमरा तो... लेकिन वाक्य पूरा करने से पहले ही उसकी आवाज थम गई, क्योंकि उसे याद आ गया कि कुछ देर पहले ही वो दादी के कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस कर चुकी थी। अब जो टुकड़े बिखरे थे वे किसी बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रहे थे। उधर सेट के कोने में छुपी ऐश्वर्या और माला इस तमाशे को दूर से देख रही थीं। दोनों एक दूसरे को घबराई हुई नजरों से देखतीं और फिर खुद को संभालतीं, जैसे ये सब उनके प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन उन्हें इसका फायदा कैसे उठाना है ये वे अच्छी तरह जानती थीं। ऐश्वर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर
डर ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर सबको यकीन हो जाए कि इस हवेली में कुछ गलत हो रहा है तो हम आसानी से सबको एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हैं। माला उसके शब्दों से प्रभावित तो थी, लेकिन दिल में थोड़ा डर भी था, क्योंकि दादी की चीज का अचानक बीच हॉल में आ जाना उसे भी असहज कर रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अगर ये सब हमारे अलावा कोई और कर रहा है तो? ऐश्वर्या ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कौन करेगा? यहां कोई उतना चालाक नहीं है सिवाय हमारे। पर उसके अंदर कहीं न कहीं एक छोटी सी असहजता जरूर थी, जिसे वो अपनी मुस्कान के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही थी। नीचे हॉल में विक्रांत अब माहौल को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने सबको कहा कि शायद ये किसी बच्चे की शरारत होगी, पर तभी मन्नत की नज़र अपने हाथ में पकड़ी तस्वीर पर पड़ी। उसने तस्वीर को पलटकर देखा और उसके पीछे लिखी इबारत इस बार साफ नजर आ रही थी। उसमें लिखा था, सच को छुपाओ मत, हवेली की हकीकत दादी के कमरे में बंद है। ये पढ़कर मन्नत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत ये बात विक्रांत को बताई, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही दादी के कमरे की दिशा में से एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने भीतर से कुछ भारी चीज गिराई हो। नीतू ने डरते हुए कहा, वो कमरा तो बंद था। फिर भी दौड़कर सभी ऊपर की ओर भागे। दरवाजे के पास पहुंचकर देखा कि दादी के कमरे का ताला बंद ताला अब फर्श पर गिरा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से उसे तोड़ दिया हो। दरवाजे के पीछे गहरी अंधेरी खामोशी थी। विक्रांत ने टॉर्च ऑन की और दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का दृश्य देखकर सबकी सांसें थम गई। कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था। पुराने ट्रंक खुले हुए थे, कागज फर्श पर बिखरे पड़े थे और दादी का पुराना व्हीलचेयर कमरे के बीच में उल्टा पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने गुस्से या जल्दबाजी में उसे जोर से धक्का मारा हो। मन्नत धीरे धीरे कमरे में गई और उसकी नज़र एक काले रजिस्टर पर पड़ी जो दरवाजे के ठीक पास फर्श पर गिरा हुआ था। उसने रजिस्टर उठाया और जैसे ही खोला उसमें दादी की लिखावट थी। लिखावट जो महीनों से किसी ने नहीं देखी थी। पन्नों पर फैले शब्दों में एक ही बात बार बार लिखी थी, मुझे कोई रोक रहा है, मेरा सच बाहर मत आने देना, ये हवेली सुरक्षित नहीं है, कोई मुझे खत्म करना चाहता है। मन्नत की आंखें फैल गईं। उसने रोते हुए कहा, ये क्या है? उसी पल पीछे खड़ी नीतू की सांस रुक सी गई। उसने धीमी आवाज में कहा, दादी ने ये किसके बारे में लिखा था? और कमरे के बाहर खड़ी ऐश्वर्या की आंखों में पहली बार डर की हल्की चमक दिखाई दी, क्योंकि दादी की लिखाई में किसी का नाम नहीं था, लेकिन दादी को नुकसान पहुंचाने का शक सबसे पहले उसी पर जाएगा। कमरा, पुरानी लकड़ी की गंध, बिखरे कागज, आधी खुली अलमारी और हवा में तैरती एक अजीब ठंडक, इस सब के बीच अब यह साफ था कि दादी की गुमशुदगी कोई हादसा नहीं था। किसी ने उन्हें जानबूझकर गायब किया है और वो व्यक्ति अभी भी हवेली में मौजूद है। दादी के कमरे में मिला वो काला रजिस्टर जैसे पूरे माहौल की हवा बदल चुका था। अब हर किसी के चेहरों पर सिर्फ एक ही सवाल लिखा था, आखिर दादी को खतरा किससे था? और वो कौन था जिसने हवेली में इतने दिनों तक उनकी मौजूदगी को सबसे छिपा कर रखा? कमरा अभी भी हल्की सी कंपकंपी से भरा था और दीवारों पर टंगी पुरानी घड़ी जहरीली खामोशी को चीरते हुए टिक टिक कर रही थी। मन्नत उसी रजिस्टर को पकड़कर धीरे धीरे पन्नों पर आगे बढ़ने लगी। हर शब्द उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रहा था। अचानक एक पन्ने पर उसे दादी की लिखावट कुछ अलग लगी। लिखावट असमान थी, जैसे वो जल्दबाजी में या तनाव में लिखी गई हो। पन्ने पर लिखा था, मैंने हवेली किसी को नहीं बेची, दस्तावेज झूठे हैं, सावधान रहना, मेरे अपने लोग ही दुश्मन बन गए हैं। ये पढ़कर मन्नत की आंखें भर आई। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि परिवार के अंदर कोई इतना बड़ा खेल खेल सकता है। उसी समय विक्रांत को अलमारी के भीतर गहरा एक छोटा सा ताला लगा बॉक्स मिला। उसने उसे खोला तो उसमें एक पेन ड्राइव और कुछ पुराने कागज रखे हुए थे। मन्नत ने तुरंत उसे पकड़ा और बोली, ये शायद वही सबूत हैं जिनकी वजह से दादी को छुपाया गया। विक्रांत ने गंभीर स्वर में कहा, हमें इन्हें देखना होगा अभी। लेकिन जैसे ही वह पेनड्राइव उठाने लगा, कमरे की खिड़की तेज हवा के साथ अचानक खुल गई और पर्दे उफनते समुद्र की तरह फड़फड़ाने लगे। हवा इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत कमरे में प्रवेश कर चुकी हो। मन्नत की पकड़ छूट गई और पेनड्राइव जमीन पर गिर गई। उसी पल बाहर गलियारे से किसी के भागने की आवाज गूंजी, तेज,
घबराई हुई, ऐसी जैसे किसी को डर हो कि उसका राज खुलने ही वाला है। विक्रांत तुरंत दरवाजे की तरफ भागा, पर गलियारे में कोई दिखाई नहीं दिया। बस एक लंबी परछाई सीढ़ियों के मुहाने पर फिसलती हुई नीचे की तरफ गायब हो गई। ऐश्वर्या और माला नीचे खड़ी थीं, पर दोनों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। माला ने डरते हुए कहा, ये सब हमने नहीं किया, कोई और भी है हवेली में। लेकिन ऐश्वर्या ने गुस्से में उसका हाथ दबाया और फुसफुसाकर बोली, चुप रहो, अभी हमें खुद को बचाना है। फिर वो जोर से बोली, ताकि बाकी सब सुन सकें, मेरा तो शुरू से कहना था कि हवेली में कुछ गड़बड़ है। दादी ने शायद किसी गलत इंसान पर भरोसा कर लिया होगा। उसका ये नाटक इतना चतुर था कि कुछ लोग उसकी चिंता को सच्चाई समझ बैठे, पर मन्नत को उसके चेहरे पर फैलती बनावटी हैरानी देखकर साफ महसूस हुआ कि ऐश्वर्या कोई ना कोई राज छिपा रही है। उधर नीतू की हालत सबसे खराब थी। दादी की आखिरी लिखावट पढ़कर उसका दिल बैठ गया था। वो बुदबुदाते हुए बोली, मेरी माँ, उन्होंने किस पर भरोसा किया था? कौन था जिसने उन्हें धमकाया? उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मन्नत ने उसे संभाला, पर नीतू की नजर एक पन्ने पर जाकर ठहर गई। उसमें दादी ने लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच की शुरुआत स्टोर रूम के पुराने तिजोरी से ढूंढना। ये पढ़ते ही सबका ध्यान स्टोर रूम की ओर गया। विक्रांत टॉर्च लेकर आगे बढ़ा और स्टोर रूम का दरवाजा खोला। यहां अंधेरा घना था, हवा भारी थी और कमरे में धूल की मोटी परत थी, जैसे सालों से इसे किसी ने खोला ना हो। तिजोरी पुरानी थी, जंग लगी हुई, पर ताले का हिस्सा चमकीला था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छेड़ा हो। विक्रांत ने ताला खोलने की कोशिश की और कुछ ही देर में तिजोरी खुश गई। उसके भीतर कागजों का बड़ा ढेर था, संपत्ति के असली कागज, हवेली की विरासत, बैंक के पुराने दस्तावेज और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ तस्वीरें जिसमें दादी किसी अजनबी आदमी के साथ बहस करती दिख रही थीं। लेकिन खास बात यह नहीं थी। असली झटका तब लगा जब मन्नत ने आखिरी कागज उठाया, एक नोट जिसमें दादी ने साफ लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस घर का सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, भीतर से है। अपने ही लोगों में से कोई मेरा दुश्मन बन गया है। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति की सांस थम गई। आरोपों की नजरें एक दूसरे पर टिकने लगीं। माहौल अचानक गर्म हो चुका था। तभी बाहर के मेन गेट से किसी ने जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज आई, जैसे कोई जल्दबाजी में हवेली से बाहर भागा हो। मन्नत, विक्रांत और कुछ लोग तेजी से बाहर की ओर भागे, पर बाहरी आंगन में सिर्फ धूल उड़ रही थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पर जमीन पर एक दुपट्टा पड़ा था, वही दुपट्टा जो अक्सर ऐश्वर्या पहनती थी। मन्नत ने उसे उठाया और हवा में एक भारी चुप्पी फैल गई। ऐश्वर्या अंदर से तेजी से बाहर आई और बोली, ये मेरा नहीं है, कोई मुझे फंसा रहा है। लेकिन उसकी आवाज में डर और हड़बड़ाहट इस बार सच को छुपा नहीं पा रही थी। अचानक हवेली की लाइट फिर झपकी और बुझ गई। इस बार अंधेरा पहले से गहरा था और इस बार हवेली के भीतर किसी ने धीरे से फुसफुसाया, इतनी धीमी आवाज कि सिर्फ मन्नत को सुनाई दी, सच अभी खत्म नहीं हुआ, असली खेल अब शुरू होगा। और मन्नत समझ गई, दादी को गायब करने वाला अभी भी हवेली में कहीं पास है और ये कहानी अब एक और बड़े तूफान की ओर बढ़ने वाली है।